हेलो गाइस, मैं नुसार सनम। मैं मोहम्मद असलम। आप देख रहे हैं दोस्तों आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर वीडियो अच्छे लगे चैनल को लाइक शेयर शुरू कर दें। तो चलते हैं वीडियो डेढ़ साजिद तार फॉल्स मलिशियस इंडिया डिनाइज एलिगेशंस। अच्छा जी, खैर जो भी अब बातें होंगी आरजू काजमी साहबा और तार साहब के दरमियान सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी साजिद तार साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू थैंक यू। सर। वैसे तो दो तीन चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो एक स्टोरी गार्डियन की चल रही है, जिसमें मोदी जी की गवर्नमेंट को की तरफ से कहा गया, यानी उनको कहा गया कि पाकिस्तान में जो किलिंग्स हुई हैं 20-21 लोगों की, उसमें इंडियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। कैसे देख रहे हैं आप इस न्यूज़ को? देखिए, इस वक्त अगर देखा जाए तो आरजू सारी तरफ से ही चीजें भारत के फॉरेन पॉलिसी पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है। आपने देखा होगा आज, बल्कि उसमें एक नई डेवलपमेंट अभी हुई है। पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा साइरस सजाद काजी साहब ने स्टेटमेंट दी है, जो अभी डान पर आई है पहले। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि फॉरेन पॉलिसी के हवाले से 3-4 पहले भी इसी तरह की एलिगेशंस हैं। एक तो वो कनाडा से शुरू हुई, ट्रूडो साहब की निजर मर्डर की, फिर उसके बाद पन्नू साहब की स्टोरी आई है, उसके बाद इससे ये गार्डियन की स्टोरी से पहले भी इस पे पाकिस्तान की तरफ से जो है वो एहतजाज किया गया। लेकिन आज जो था शवाहिद के साथ चीजें हैं, जो मैं बल्कि वो आपके सामने कुछ रखना चाहूंगा कि काजी जो सेक्रेटरी खारजा है साइरस काजी साहब, उन्होंने जो डिटेल बताई है कि किस तरीके से दाइश के जाली अकाउंट बनाए गए और 11 अक्टूबर 2023 में सियालकोट में शाहिद लतीफ को मर्डर किया गया, जिसमें योगेश कुमार जो है उन्होंने तीसरे थर्ड कंट्री से, मेरा ख्याल है किसी खलीज के कंट्री से, मोहम्मद उमैर को हायर किया। और मोहम्मद उमैर पहले उन्होंने अटेम्प्ट की मर्डर की, ना हो सके फिर दोबारा वो खुद आके मर्डर किया और 12 अक्टूबर को कंट्री छोड़ने से पहले उन्हें अरेस्ट कर लिया। उसके बाद मोहम्मद जो रियाज है उनका मर्डर हुआ है रावला कोर्ट के अंदर 8 सितंबर 2023 में। फिर योगेश कुमार और अशोक कुमार आनंद उनका नाम है, उन्होंने मोहम्मद अब्दुल्ला को हायर किया है और उन्होंने इसमें मर्डर किया। ये शवाहिद के साथ वो चीज। और इसके बारे में अगर देखा जाए तो 3-4, जिस तरह मैंने आपको बताया, पहले तो यहां से शुरू हुआ, 5i की तरफ से सुना जा रहा है कि पहले शवाहिद जो है वो अमेरिका ने कनाडा को दिया, कनाडा ने शुरू किया, फिर उसके बाद पन्नू का हुआ। और इसके साथ ही जो हमने शायद पिछले सेगमेंट में अमेरिकन एम्बेसडर जो है उनकी भी बात की थी कि उन्होंने ANI के इंटरव्यू में रेड लाइन ड्रा करने की कोशिश, उन्होंने कहा रेड लाइन, उसके साथ ये सपोर्ट आनी इसकी तरफ। और इसके बाद अगर देखा जाए तो इस वक्त जो है वो बाल ओरिजिनली भारत के उनके फॉरेन अफेयर जो उनका डिपार्टमेंट है उसके कोर्ट में है। आप ये भी कह सकते हैं कि ड्यूरिंग इलेक्शन ये प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, इसको ये भी आप कह सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो मैं साथ इसके सपोर्टिंग आर्गूमेंट ये दूंगा, जो मैं आज ही की आप और मैं भी बात कर रहे थे इससे पहले भी, कि जो सर्वे किया गया है कि साउथ एशिया के अंदर ऑलमोस्ट 59.9% जो लोग हैं, जो कंट्रीज हैं, सिंगापुर की एक फर्म है जिन्होंने ये सर्वे किया है, दे आर लीनिंग टुवर्ड्स चाइना। अब उसमें ये मैं दूसरा जो इसके साथ सपोर्टिंग बताना चाहूंगा चीज के, ये एक तो ये चीज हुई है मर्डर के हवाले से, और इससे सवालिया निशान पूछ रहे हैं वो काजी सजाद काजी साहब भी, और अमेरिका भी कहता है जी हमें जवाब दें, कनाडा भी कहता है हमें जवाब दें। उसके साथ दूसरी चीज जो मैं ऐड करना चाहूंगा कि इंडोनेशिया के फॉरेन मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर नए इलेक्ट हुए हैं, वो अपना ओथ लेने से पहले चाइना चले गए, और उसके बाद उससे पहले श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर वो चाइना के दौरे पे थे, फिर उसके बाद नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर चाइना के दौरे पे थे। और साथ आप ये जो आज सर्वे आया है कि सिंगापुर के कंपनी ने सर्वे किया है कि आज अगर साउथ एशियन कंट्रीज जो है पिक करें तो वो अमेरिका की बजाय चाइना को पिक करेंगे। और आपको पता है कि इस वक्त भारत और US अमेरिका जो है वो एक कैंप में है। और ये सारी चीजें मेरे ख्याल में तो एक तशवीशनाक चीजें एक सिचुएशन क्रिएट कर रही हैं।
मैं कल भी कहीं बात ये कर रहा था, मेरे ख्याल में जो डॉक्टर जयशंकर है इज वेरी मैच्योर डिप्लोमेट है, उनके जहन में कोई ना कोई प्लान बी होगा, डेफिनेटली होगा। लेकिन हर तरफ से हमले इस वक्त जो हो रहे हैं बिलखसूस भारत के फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, ये इस कंसर्निंग है, इसको देखना होगा, इनको डिस्कस बताना होगा, वरना हर तरफ से जो बिलखसूस गवर्नमेंट का इन्वॉल्व होना दूसरे मुल्कों के शहरियों के मर्डर्स में, उसको आप देखें, भारत हमेशा एलिगेशन लगाता है कि दूसरे ममालिक की दहशतगर्दी में, उनकी स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी में, तो आज ये सारी चीजें क्वेश्चन मार्क है। इस पे बिलखसूस मैं कहूंगा, गार्डियन ने कल जो स्टोरी लिखी है और साथ ही पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा जो है उन्होंने ये स्टेटमेंट देनी, मेरे ख्याल है इस वक्त बॉल इज ऑन द भारत की कोर्ट में है, उनको जवाब देना होगा इस चीज का। मगर सर ये तो सारे वो लोग हैं जो जिनको ऑलरेडी जिनके बारे में भारत बात करता रहा है और वो एलिगेशंस भी लगाते रहे सबूत के साथ कि उनकी कंट्री में जाके इन लोगों ने या इनके जो ग्रुप्स थे, चाहे वो जैसे मोहम्मद हो या कोई, उन्होंने वहां पर कई बार टेररिज्म की है। और जब यहाँ से जवाब नहीं जाएगा, ये काम तो हमारी एजेंसीज का था ना कि इन लोगों को पकड़ते। नहीं आरजू, उसमें दो चीजें मैं कहूँगा, उसमें ये चीज बिल्कुल मैं एग्री करूंगा आपकी चीजें, वो दहशतगर्दी में लोग इन्वॉल्व थे, चीजें थी जिस तरह। लेकिन इसमें मैं हमेशा आपको कहता हूं कि पाकिस्तान है, आज देखें तो अपने पड़ोसियों सबके साथ हालात खराब है पाकिस्तान। और मैं अगले दिन भी शायद हम बात कर रहे थे कि इतने कंट्रीज को देखा जाए तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान है गलती पे है, इतने ममालिक सारे। अगर उस चीज में देखा जाए तो फिर पाकिस्तान के हवाले से तो ठीक है, खालिस्तानी भी मैं समझता हूं ठीक है, लेकिन उसका सोल्यूशन ये नहीं है कि स्टेट फंडेड आप जाके चीजें करनी शुरू कर दें। वैसे तो अगर देखा जाए, अमेरिका के हालात से भी देखा जाए, अमेरिका ने प्रीएम्प्टिव अटैक के हालात के साथ इराक और लीबिया में ठीक बातें नहीं, उनके ऊपर वार क्राइम हो सकते हैं। लेकिन इस वक्त ऑप्टिक्स जो है वो प्रेशर जो है वो भारत के ऊपर नजर आ रहा है। और साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि कल परसों जो राजकोट के अंदर जो डॉक्टर जयशंकर साहब बात कर रहे थे, उसमें मैं ये मेंशन करना, उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट की बात करी, वहां पे दुश्वारियां होंगी ये सारी चीजें। मैं इसमें बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि भारत ने गलत किया है या ठीक किया है, मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ओवरऑल बता रहा हूं कि ऑप्टिक्स ठीक से नहीं नजर आ रहे, खासकर इलेक्शन के हवाले से भी, और दूसरा चले उसको भी छोड़ दें, इलेक्शन को भी, लेकिन भारत को चाहिए कि इसकी काउंटर कैंपेन करे इसके खिलाफ, इसमें कोई शक नहीं। मैं बिल्कुल सही कहूंगा कि इस वक्त मैं हमेशा आपको पहले यहाँ आपको याद होगा आरजू, मैंने यहाँ तक कहा था कि भारत के खिलाफ जो कनाडा और अमेरिका है उसमें भारत की 8.4% इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो भी उसका हिस्सा है। अल्टीमेटली दुनिया को पसंद तो नहीं होगी ना सारी चीजें, प्रेशर क्रिएट करते हैं ये सारे, लेकिन ये भी एक गार्डियन का जो आर्टिकल है, ये भी एक प्रेशर क्रिएट करने का टैक्टिक हो सकता है। और काजी साहब की जो है टाइमिंग उसकी देख लें, इलेक्शन है और उसके साथ गार्डियन का आना, ये सारा प्रेशर क्रिएट, इसको काउंटर करना होगा। मेरे ख्याल में जो आप बात कर रही हैं यही बात रिपीट करनी चाहिए, मेरे ख्याल में उनको बताना चाहिए कि जो हमारे स्टेट एनिमीज थे हम उनके खिलाफ जा रहे हैं, लेकिन उसमें फिर जो वेस्ट जिस तरीके से हमेशा कहता है खुद जो मर्जी कर लें लेकिन दूसरा को करे तो वो कहते हैं नहीं जी, दिस वाज नॉट द प्रॉपर वे टू डू इट, आपको लीगली चीजें करनी चाहिए थी, स्टेटहुड को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था। मगर सर इधर भी सर दो चीजें, एक तो सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन सर इधर भी दो चीजें कही जा रही हैं। भारत की मीडिया आज मैं देख रही थी, पूरा टाइम उनके मीडिया पे यही खबर चल रही थी। एक तो वो इनकार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी हमने नहीं किया, कोई सबूत नहीं है, और उस सबूत को अगर कोई है तो वो कह रहे हैं कि उसको माना नहीं जा रहा, वो कहते हैं कि नहीं गवर्नमेंट ने नहीं किया। दूसरा वो ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी को इससे फायदा होगा, क्योंकि पब्लिक सोचेगी कि जी जिन्होंने टेररिज्म की उनको यानी कि पाकिस्तान में घुस के मारा है उन्होंने, वो जो हमेशा कहते हैं। बिल्कुल सेंटीमेंट तो ऐसे ही जाएंगे, इलेक्शन के हवाले से तो उनको प्लस जाता है कि ही इज प्रोटेक्टिंग भारत के जो उनके शहरी हैं उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या मेक श्योर कर रहे हैं कायदा दोबारा इस तरह का ना हो। बिल्कुल इसके आप देखिए, हर तस्वीर के दो रुख होते हैं, ये बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, उनको फायदा हो रहा होगा, इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है। और दूसरा उसमें आज ये सबसे ज्यादा खबर इसी की थी कि आज ये जो खासकर गार्डियन के हवाले से और जो काजी साहब ने आज की है सारी, आज ये ज्यादातर इसी पे लोग हो रहे हैं। लेकिन वो मैं जिस तरह कहता हूँ कि आरजू, जब आपके पास चीजें आती हैं, आपके पास पैसा आता है, आपके पास पावर आती है, तो ये सारे उसी का हिस्सा, उसी पैकेज का हिस्सा होता है कि ज़ाहिर है आपके मुखालिफ भी उतने ही होते हैं, आपके दुश्मन भी उतने ही होते हैं, फिर वो आपको नीचे गिराने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन यहाँ एक बात मैं जरूर कहूंगा आरजू,
कि चाइना की पिछले 50 साल, बड़े शॉर्ट पीरियड के अंदर 50 साल तो खैर उन्हें आजाद हुए, लेकिन तरक्की उनकी पिछले मेरे ख्याल 30 साल में की होगी। उनकी तरक्की का सबसे बड़ा सीक्रेट यही था कि उन्होंने किसी भी दुनिया के कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व नहीं, उन्होंने बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट में नहीं इन्वॉल्व हुए, उन्होंने सर नीचे करके अपनी तरक्की की है फाइनेंशियल, और उसके बाद सारा कुछ उसके साथ आ गया। मेरे ख्याल में इस वक्त भारत को अगर तरक्की कर रहा है 8.4% पे, तो बड़े फूंक फूंक कर सोच सोच कर कदम रखने चाहिए मेरे ख्याल में, कि कहीं कोई जो भारत के जितने दुश्मन बन रहे हैं, नए बन रहे हैं, चीजें आ रही हैं, उनमें कोई कामयाब ना हो, ये बिल्कुल मैं ये चाहूंगा। और दूसरा, उसमें मैं ये समझता हूं कि तरक्की के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि अमन हो, पीस हो, लॉ एंड ऑर्डर टैक्ट रहे उसमें, ये बहुत जरूरी है। अगर और इन चीजों से इज्तनाब किया जाए, मैं समझता हूँ दैट्स व्हाट द चाइनीज फार्मूला अगर देखा जाए तो कामयाब रहा। 30 साल की इतनी तरक्की 30 साल में करनी पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि उन्होंने किसी, अब वो भी हर मसला अपने फ्लेक्स कर रहे हैं, जाहिर है जो फिलीपीन के साथ वो भी जा रहे हैं, साउथ चाइना सी के अंदर उनके भी वो भी मसला अपने फ्लेक्स कर रहे हैं, लेकिन पिछली तरक्की उनकी का बाइस यही था कि वो किसी मेजर कॉन्फ्लिक्ट में नहीं फंसे, और अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट में फंसा रहा है, अपनी एनर्जी ड्रेन करता रहा है। आज भी हालात जो है आप देखें, इजराइल पुश कर रहा है कि अमेरिका उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व हो, यूक्रेन की भी यही ख्वाहिश है कि अमेरिका डायरेक्ट इन्वॉल्व हो इसमें। बार बार कल परसों भी 2-4 चीजें इंटरनेशनल लेवल पे बात हो रही है। टोनी बिल्कन साहब ने किसी जगह पे कह दिया कि यूक्रेन विल बी द नेटो मेंबर, और नेटो के आर्टिकल 5 के जरिए उसका मतलब यही है कि नेटो के किसी एक कंट्री के ऊपर अटैक हो तो सबको जवाब देना होता है। तो वो भी यही लोग उससे यही नतीजा निकाल रहे हैं कि अमेरिका को ड्रैग करने की कोशिश की जा रही है। इजराइल ने जाके जो सीरिया के अंदर ईरानी एम्बेसी के ऊपर अटैक किया है, लोग उसमें से भी यही रिजल्ट निकाल रहे हैं कि अमेरिका को इसमें एंगेज करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे अमेरिका आजकल इजराइल का, कल की एक और खबर थी कि इजराइल के मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग आए हैं यहाँ पे, और उन्होंने टोनी बिल्कन और जैक सुल्वन जो कि NSA है अमेरिका के, उनके साथ बैठ के जो गाजा से उनको लोगों को निकाल के टेंटों में पता नहीं किसी दूसरे मुल्क में ले जाने की तैयारी है या जहां ले जाने की तैयारी है, वहां पे बड़ी हीटेड आर्गुमेंट हुई है, और वो सुना है अपना पेशेंस लूज करके बड़ा चीखे हैं जो इजराइल के मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग है। इस वक्त हालात बड़े सख्त टेंस जा रहे हैं। कल आपने देखा होगा इजराइल में 7 जो इंटरनेशनल एड वर्कर मरे हैं, उसके अंदर भी और दूसरा अमेरिका का इस वक्त डबल स्टैंडर्ड बिल्कुल दुनिया के सामने आ चुका है। मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि इन्होंने इफ्तार व्हाइट हाउस के अंदर करने की कोशिश किया है इन्होंने, लेकिन नाकाम हुआ है। बल्कि उसमें सिर्फ एक ही डॉक्टर थे शिकागो से, फलस्तीनी, जिनको बुलाया गया। उन्होंने बाहर निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मीडिया को बताया कि कितने अफसोस की बात है कि अमेरिका के अंदर इतने ज्यादा फलस्तीनी मौजूद हैं कई सालों से, लेकिन वो अकेले थे वहां पे। ज्यादातर लोगों ने रिफ्यूज कर दिया इफ्तारी में जाने के लिए व्हाइट हाउस के अंदर। सिर्फ जो मुसलमान गवर्नमेंट के मुलाजम थे, सुना उनको बुला के इफ्तारी की गई है। और उसमें जो बाइडेन तो पहले ही आपको पता है तकरीर करने की सलाहियत रखते नहीं है। कल बल्कि ESPN की तरफ से एक जर्नलिस्ट आई हैं, उन्होंने भी इस चीज को बताया है कि किस तरीके से जो बाइडेन को रटा के तकरीरें कराते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कराते हैं, और लिमिटेड सवाल जो होते हैं, हम एक भी लफ्ज उसमें ऐड नहीं कर सकते, ये उनकी सेहत इजाजत ही नहीं देती। लेकिन ये इफ्तार के हालात ये थे व्हाइट हाउस के अंदर। लेकिन इसमें दूसरी कुछ चीजें डिस्कस करते हैं, बिलखसूस जो मैं एक और जो सबसे बड़ी बात है कि वर्ल्ड बैंक ने प्रेडिक्ट किया है पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में। IMF वाले आएंगे, 8 बिलियन आप लेंगे और 1 करोड़ लोग जो है पाकिस्तान में गुर्बत की शरह से नीचे चले जाएंगे। मेरे ख्याल में उनका ये, मैं तो इससे एग्री नहीं करूंगा। मेरे ख्याल में तो 1 करोड़ नहीं है, पहले आपको पता है 10 करोड़, आप जो टोटल 25 करोड़ में से 23 करोड़ में से 10 करोड़ गुर्बत की शरह से नीचे है। मेरे ख्याल में 5 करोड़ एटलीस्ट गुर्बत की शरह से मजीद नीचे चले जाएंगे। आपकी ग्रोथ उन्होंने प्रिडिक्ट की है कि 1.8% होगी। इसके साथ एक चीज जो मैं खासकर बताना चाहूंगा, और जो सबसे ज्यादा तशवीर था कि इन्फ्लेशन के हिसाब से मजदूर की दिहाड़ी सिर्फ 5% बढ़ सके, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है कि मजदूर की दिहाड़ी सिर्फ 5% बढ़ी है। फिर आप अंदाजा लगा लें इसका रिजल्ट क्या होता है। जब महंगाई ज्यादा बढ़ती है तो सोसाइटी में होता क्या है, करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, डाके और चोरियां बढ़ जाती है। बिल्कुल। तो इसमें मजीद आगे जाएंगे, आपको पता है करोड़ों के हिसाब से इस वक्त बच्चे आपके स्कूलों में नहीं जा रहे, तो मजीद सोसाइटी डिरेल होगी, नुकसान की तरफ जाएंगे।
अब उसमें एक इसके साथ मैं एक नई चीज खासकर बताना चाहूंगा, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी है क्या? मैं कल परसों सोचता रहा हूं, कोशिश करूंगा किसी का कुछ निकले। आपकी 5-6 चीजें मैंने नोट की है, मैं आपके देखने सुनने वालों को वो दरगुजर उनको बताना चाहूंगा। सबसे बड़ा हर पार्टी जो है उन्होंने हमेशा वादा किया है कि जितना करप्शन का पैसा बाहर पड़ा है उसको हम वापस ले आए। तो दूध की नहरें शुरू, सबसे पहला ये इस्तेमाल किया जाता है कि हमारा जिस स्विस बैंकों में पैसा पड़ा है हम उठा के ले आएंगे, तो IMF के भी मुंह पे मारेंगे, तो इसके भी ये एक पहला। दूसरा, हर पार्टी ये कहती है ओवरसीज पाकिस्तानी आएंगे, यहाँ पैसे लगाएंगे और फिर आसमान से डॉलर गिरे। ये दूसरा फार्मूला हर बंदे के जेहन में यही। तीसरा जो एक बहुत कॉमन है, जो कि हमारे शहबाज शरीफ साहब ने भी ओथ लेने के बाद सबसे पहला ये काम किया था कि IMF के पास जाएंगे, डॉलरों की पूरी करते हैं। साथ ही वो कहते हैं हम सऊदी अरेबिया जाएंगे, हमारे शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं सऊदी अरेबिया, वहां से जाएंगे, फ्री तेल मिल जाएगा, लॉटरी ही लॉटरी। ये एक और। उसके बाद करप्शन को किस तरह रोका जाएगा, जो कि आपका पाकिस्तान का एक फंडामेंटल प्रॉब्लम। आपके बहुत बड़े एक स्कॉलर हैं मरवत साहब, उन्होंने फार्मूला दिया है, जो पैसे मांगे ईंट अपने साथ ले जाए, जिस ऑफिस में भी जाए थैले में ईंट रखें, जो भी आपसे रिश्वत मांगे वो ईंट निकाल के उसके सर पे मार। ये मरवत साहब, सर ये चीफ मिनिस्टर है सर उसके KPK के, उन्होंने कहा है। मरवत, I'm sorry, मरवत साहब तो मरवत साहब नहीं सर, वो चीफ मिनिस्टर ने कहा। बहुत बड़े स्कॉलर हैं, वो तो आइंस्टाइन है पाकिस्तान के। ये गंडापुर साहब ने फरमाया था कि ईंट, पाकिस्तानी के पास ईंट होनी चाहिए थैले में। ये आपका फार्मूला है कि इससे हम करप्शन। अगला एक फार्मूला फेल हो चुका है कि CPEC आएगा तो यहाँ दूध की नहरें चलेंगी। उससे आपने पिज़्ज़े ले लिए हैं, आपने पापा जान खरीद लिया है। ये तो वर्ल्ड बैंक का था। अब मैं तीसरी चीज आपको बताना चाहूंगा, मैं तुक के साथ ये कहूंगा, तुक के साथ, कि पहले मैंने इसको पाकिस्तान का नाम देखा था, मुझे नजर आता था, उसका नाम मैंने रखा था शुभ शुभ पाकिस्तान। कि आप पीर जो है वो आपके पीर पाकिस्तान पीरनियां चला रहे हैं काले बकरों से, जिन्नात के साथ और सारा कुछ। उसके साथ मैंने शायद पिछले सेगमेंट में आपके साथ कहा था कि पेरो के साथ आपकी बड़ी मुमासलत है। वहां पे रोलेक्स की घड़ियां 14 पकड़ी गई हैं और वहां पे छापा मार के वहां की प्रेसिडेंट को पकड़ लिया। उसके बाद में आपको भी घड़ियों का शौक था, तो मैं पिछले हफ्ते सोच रहा था कि आपका शुभ शुभ पीरो पाकिस्तान इसका नाम मैंने रखा था। लेकिन आज एक नई चीज मिली, आज इसका मैंने नाम चेंज किया है। उसका नाम, आपका पाकिस्तान का नाम है नोके, नोके पाकिस्तान। नोके क्या है? आज मैं खासकर आज मुझे सुबह अर्जेंटीना के बारे में मुझे एक खबर पड़ी, तो मैंने मजीद उस पर जब रिसर्च की तो मिलेनॉमिक्स जो मिले हैं वहां पे, कावियर मिले उसके जो नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं, काश आपके जितने जो बाहर के पढ़ के सेक्रेटरी आपके बैठे हैं एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, ये पढ़ते तो होंगे लेकिन ये करना कुछ नहीं चाहते। आपके साथ मुमासलत ये है कि सियासी भर्तियां वहां पे की हैं 3,41,000। आपकी तो बहुत ज्यादा भर्तियां ना, वहां पे उनको मिले ने, जो हावियर मिले ने अपनी कैंपेन के अंदर, इलेक्शन के अंदर वादा किया था कि अगर मैं आया तो मैं इसको ये जितने सियासी मुलाजिम भर्ती किए गए हैं इनको निकाल। नार्को, वो कहते हैं कि मैं नार्को कैपिटलिस्ट हूं, और उन्होंने आते ही ये किया कि पहले ही मार्च में उन्होंने 9,000 लोगों को निकाला सरकारी मुलाजमों को, आज उन्होंने 15,000 बंदा और निकाल दिया, 24,000 बंदा निकाल दिया है। टारगेट उनका 70,000 इसमें से। अच्छा, नोके क्यों रखा है? नोके क्या चीज है? नोके एक ऐसे पास्ते का नाम है जो अर्जेंटीना में सिर्फ 29 तारीख को खाया जाता है, जिस दिन पेड है, जिस दिन तनख्वाह मिल रही होती है। तो वो जो 3,41,000 लोग हैं, सिर्फ वो 29, उनका नाम, उनको कहते हैं नोके, क्योंकि वो सिर्फ 29 तारीख को ऑफिस जाते हैं, तनख्वाह लेके घर आ जाते हैं, सारा महीना वो घर में रहते हैं। सियासी जो नौकरी होगी, आपका पूरा मुल्क ही नोके पड़ा। बिल्कुल, आपका PIA की तबाही का सबसे बड़ा सीक्रेट ये, उसकी वजह यह है कि सियासी भर्ती है। स्टील मिल का सबसे बड़ा इशू क्या है? सियासी भर्ती। आज और रेलवे की यही, हर पूरे मुल्क के अंदर सियासी भर्तियां इतनी की गई हैं, और वो नौके हैं, सारे नौके क्यों हैं? 29 तारीख को जाते हैं, तनख्वाह लेके आते हैं, और उनको आदत पड़ चुकी है सर इस सारे कामों की, वो अब सुधरने वाली नहीं है। आरजू,
काश कि मेरे कुछ लोग ये सुन रहे हो पाकिस्तानी भी, मैं मंडी बहाउद्दीन से हूँ, इस्लामाबाद रहता था, सीडीए के अंदर, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर कई एमएनए एमपीएस के रिश्तेदारों को जानता था जो इस्लामाबाद में रहते ही नहीं। सिर्फ गुजरांवाला मंडी बहाउद्दीन गुजरात से वो आते थे महीने में एक दफा, सीडीए से अपनी तनख्वाह लेके वापस। ये मैं जब ये 35 साल पुरानी बात कर रहा हूं, जब मैं पाकिस्तान में था। बिल्कुल, ये आप अंदाजा लगाएं आज आपके कंट्री के अंदर क्या हालात। अच्छा, फिर मैं मिले इकोनॉमिक्स, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा लीडर है वो। उन्होंने अपने कैंपेन के अंदर ये वादा किया था कि मैं 70,000 ये गवर्नमेंट के लोगों को निकाल दूंगा। जब मैं सारा इसी पे रिसर्च कर रहा था, तो मैंने देखा इस वक्त दुनिया के किन ममालिक में के अंदर गवर्नमेंट बहुत बड़ी है, ज्यादातर उनकी आबादी गवर्नमेंट के लिए काम करती है। उसमें सब नंबर पहले पे नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। लेकिन साथ वो कंट्री क्या करते हैं, अपने मुलाजमीन की परफॉर्मेंस को चेक करते हैं कि हाउ एफिशिएंट दे आर। जब मिले ने ये अर्जेंटीना को चेक किया तो उसकी परफॉर्मेंस का ग्रोथ आई, उसके परफॉर्मेंस की परसेंटेज आई 41.9%। तो उसने कहा भी ये 41.9% ये लोग काम कर रहे हैं, बाकी तो फारग है सारे, तो मैं इनको निकालूंगा तो बजट बैलेंस हो जाएगा। तो क्या वजह है ये जो आपके ये सारे सेक्रेटरी आपके खून पसीने से जो पढ़ के गए हैं, ये अमेरिका से, बर्तानिया से ये पढ़ के जाते हैं, ये क्यों नहीं पाकिस्तान ठीक करने के बारे में सोच रहे? क्यों नहीं बताते लोगों को? ये मुलाजमीन पीआईए के आज मुलाजिम निकालें आप, तो आपकी पीआईए चलना शुरू हो जाए। आप रेलवे से निकालें, वो ठीक हो जाएगी। ये गवर्नमेंट के ये सारे आपने जो रखे हैं लोग, ये किस काम के लिए? सर इसी तरह से तो लोगों से वोट लेते हैं, इसी तरह से तो लोगों को अपने साथ करते हैं। लेकिन सर एक चीज मैं जरूर आपसे लास्ट में पूछना चाहूंगी, ये जो गार्डियन की स्टोरी आई है और उसके बाद पाकिस्तान और भारत के टर्म्स क्या मजीद आपको लग रहा है कि खराब होने जा रहे हैं? इसलिए क्या होना तो ये चाहिए कि पाकिस्तान को, अगर ऐसा हुआ है, वैसे तो गवर्नमेंट अभी तक भारत की ये बात मानी नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने किया है तो इन्हें शुक्रिया करना चाहिए कि इन लोगों को उन्होंने मारा, जिनको पाकिस्तान की गवर्नमेंट को करना चाहिए था, या एजेंसीज को इन्हें पकड़ना चाहिए था। काम कोई और कर रहा है। मैं तो आपको पता है, मैं सबसे बड़ा एडवोकेट हूं इस चीज का कि पाकिस्तान और भारत के रिलेशनशिप ठीक होना चाहिए, सबसे बड़ा एडवोकेट। लेकिन और मैं अभी तक, मुझे उम्मीद है कि दोनों पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ बातें हो रही हैं, भारत के अंदर भी कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि ट्रेड शुरू हो। हालांकि अगले दिन डॉक्टर जयशंकर साहब साउथ इंडिया में बैठे थे, किसी अपने बीजेपी का मुलाजिम, बीजेपी का टिकट होल्डर है राजीव, उसको उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए कर रहे थे, तो उनसे क्वेश्चन किया गया, तो उन्होंने फिर सख्त अल्फाज से बात की कि उन्होंने कहा हम मुंबई को किस तरह भूल सकते हैं। भूलना भी नहीं चाहिए, मैं तो कहता हूँ बहुत बड़ा अलमिया था। इधर से बात करें तो ये 1971 की बात कर लेते हैं कि हमें पाकिस्तान ने, भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। लेकिन मेरा फिर ये क्वेश्चन होगा, आज उससे पीछे चलें, 2 नेशन थ्योरी आ जाती है, 70 से पहले 62 की जंग आ जाती है, 65 की जंग आ जाती है, उसके बाद दहशतगर्दी के बेबहा वाकयात हैं, उसकी आरजू एक और बात, दोनों कंट्रीज के अंदर चीज है, जो वहां होती है वो आईएसआई कह देते हैं, यहां जो होती है इराक कह देते हैं। ये अंडरस्टूड सी बात है ना, इसमें किसको ब्लेम करें? वो कह देते हैं हमने प्रूफ दिए, ये कहते हैं हमने प्रूफ दिए। लेकिन मैं जो समझता हूं, मैं वाहिद एक ऐसा इंसान हूं जो पाकिस्तानी हूं, जो वो समझता है वी हैव टू मूव फॉरवर्ड विद इट। और मेरी नजर में जब पाकिस्तान का अगर मसला दहशतगर्द, देखे ना, पाकिस्तान को टीटीपी आज की खबर दे, मैं समझता हूं ज्यादती की है तालिबान ने। आज उनकी गवर्नमेंट ने आपको कहा है कि आप खुद टीटीपी से बात करें, हम कुछ नहीं करेंगे, टीटीपी से आप खुद बात करें। उससे पहले इन्होंने यूनाइटेड नेशंस में शिकायत लगाई है, उससे पहले इन्होंने अमेरिकन को शिकायत लगाई है कि जो आप असला छोड़ा है वो अब हमारे खिलाफ चल रहा है। तो उसमें सिर्फ बात ये थी कि भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करने के लिए उनको बावर ये कराएं कि देखें हमारे साथ टीटीपी भी ज्यादती कर रही है, और प्रूफ दें कि स्टेट इज नॉट इन्वॉल्व, और उनके साथ कोऑपरेट करें। मैं तो यही समझूंगा, यही कहूंगा, और उधर से भी मैं कहूंगा वी हैव टू मूव फॉरवर्ड विद इट। अच्छा, उसमें अगर पाकिस्तान ट्रेड करता है, पाकिस्तान के अंदर आसूदगी आती है, लोगों इन्फ्लेशन ठीक आती है, लोगों की खुशहाली होती है, मैं गारंटी करता हूं जब लोग खुशहाल हो जाते हैं वहां दहशतगर्दी नहीं होती, वहां क्राइम नीचे आता है। जो लोग आसूदा होते हैं मुआशी तौर पर, वो इस तरह की हरकतें नहीं करते। ये मेरा I can be wrong, मैं गलत भी हो सकता हूं, क्योंकि फैनेटिकिज्म तो है एक आपके अंदर, वो जो जिहाद का ड्रामा है वो तो है आपके अंदर, बड़ा सख्त प्रॉब्लम है।
आपको बीमारी है बहुत, आपको ये सारी कि आप जिहाद करेंगे। पता नहीं जिहाद ना आपकी आज तक माजी में किया है, ना आपकी नस्लों में है, ना आपके खून में जिहाद है। आपको तो जबरदस्ती पकड़ पकड़ के लोगों ने मुसलमान कर दिया। मैं बल्कि आपके साथ शायद इस सेगमेंट में खैर अगली दफा लेट ना हो जाए चीजें, मैं कल रमजान में बीबीसी ने बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा है कि भाई मुगल जो बादशाह थे यहाँ पे वो रमजान किस तरह मनाते थे। तो उसके बाबरी के अंदर लिखा है कि बाबर साहब इफ्तार में शराब पीते थे और साथ उनके जितने जानशीन थे वो भी सारे शराब पीते थे। रमजान के अंदर भी सारे अफीम खाते थे सारे। 100 200 औरतें उनके हरम में होती थी। ये कौन सा इस्लाम है, कौन सा रिलीजन है, मुझे ये भी छोड़ दें, कौन सा ऐसा रिलीजन है कि जो आपको शराब अफीम और 100 औरतें आपने रखी हुई हैं लौंडियों के साथ। और सर यहाँ पे तो ये खबर भी चल रही है जो कि यहाँ पाकिस्तान में तकाफ में बैठे हुए आदमी ने किसी 13 साल के बच्चे को रेप कर दिया। ये हाल है यहाँ का। मुजफ्फरगढ़ में बिल्कुल, मैंने खुद खबर पढ़ी आज, बल्कि वो डान पे और बीबीसी पे भी चल रही है, शर्मिंदगी। और इसी तरह का वाकया है कि किसी ने अपना बच्चा कुरान पाक हिफ्ज कर रहा था। मुझे वॉइस ऑफ अमेरिका की कल की खबर है, गुजरांवाला में वो रेप। और लेकिन आरज़ू में इससे पहले आपको कितनी दफा मैंने कहा कि मस्जिदों के अंदर ना पंखा सेफ है, ना गिलास पानी का सेफ, और कहने को आप कहते हैं खुदा का घर है। तर हकीकत ये भी प्रॉब्लम है आपका। खुशहाली के बाद या इकोनॉमी के बाद आपका दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम फ्रेटिकिज्म है, क्योंकि आपने इसके ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़ियाउल हक दौर, क्योंकि उसके पीछे डॉलर आते थे अमेरिका से। ये दूसरा प्रॉब्लम है। लेकिन इन सारे चीजों का प्रॉब्लम मेरे ख्याल में तो डिप्लोमेसी या यू हैव टू सिट ऑन द टेबल एंड टॉक अबाउट इट वर्सेस कि आप एक्सट्रीम की तरफ देखें। अगर पाकिस्तान में इस तरह के इशू है तो भारत की तरफ भी उसमें भी रिलीजियस कई चीजों में देखा जाए तो एक्सट्रीमिज्म है, उसमें भी, इसमें कोई शक नहीं। और क्रिश्चियनिटी में भी है, हर मजहब में इस तरह के एलिमेंट होते हैं, लेकिन यू हैव टू मूव फॉरवर्ड विद इट। क्योंकि मैं समझता हूं कि डॉक्टर जयशंकर वर्सेस इसहाक डार वर्सेस ये लोग, उसमें मैं एक्सपेक्ट करूंगा जिन्होंने किताबें लिखी हैं 36 साल डॉक्टर जयशंकर की डिप्लोमेसी की उनकी सर्विसेज है। तो मैंने जितनी आज बातें की हैं उसमें मैं बल्कि आज ये समझता हूं कि डॉक्टर जयशंकर मस्ट हैव अ प्लान बी कि हमने रीजन में किस तरह आगे तरक्की करें, हमने चाइना को किस तरह काउंटर करना है। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान को, चाइना को, क्योंकि he has ability to do it। वो बल्कि कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात की जबरदस्त, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने मोदी साहब के 10 साल की बात की। उन्होंने कहा 10 साल में मोदी साहब से पहले आज तक कोई प्राइम मिनिस्टर गल्फ यूएई नहीं गया। उन्होंने कहा आज के रिलेशनशिप हमारे पूरे गल्फ के साथ वर्सेस मोदी साहब से पहले अमेजिंग, इसमें कोई शक। वहां मंदिर बने हैं, वहां करेंसी की बात हो रही है, वहां इनके डिजिटाइज सिस्टम की बात हो रही है, वहां कार्ड आज चल रहे हैं। मैंने खुद आई विटनेस हूं, मैं खुद जाके मैं ड्यूटी फ्री शॉप्स पे पूछता रहा हूं कि आप भारतीय कार्ड लेते हैं, वो साइन मैंने देखे। लेकिन आरसू ये सारा क्रेडिट इसमें जाता है इनको, बल्कि मैं आई होप आई नो कि ही मस्ट हैव अ प्लान बी regarding Pakistan, regarding Maldives, regarding Sri Lanka, regarding Nepal, regarding Indonesia, regarding China. इनके पास कोई ना कोई, he must have some kind of plan, और he has a wonderful team, no question about it. लेकिन आज उनको जिस तरह हमने तो इसको एक खबर का तज्जिया किया है, उसका एनालिसिस किया है कि ये 2 एलिगेशंस पाकिस्तान की तरफ से भी और गार्डियन के इस आर्टिकल ने भी एक थोड़ा सा जो है वो कहते चाय के कप में तूफान है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन आई होप कि उसमें से भी मोदी जी आजकल बड़े लकी चल रहे हैं, तो शायद वो इसमें से भी निकल जाएंगे। नहीं, उनके 10 साल अगर आप एनालिसिस करें तो मोदी साहब, मैं बल्कि यही हमेशा कहता रहा था, मोदी साहब ने ज्यादा प्रिकॉशन चीजें लेकर ज्यादा उनके, मैं अपनी आंखों से उनकी पॉपुलैरिटी देख कर आया हूँ। नोबडी कैन बीट हिम राइट नाउ, ही इज अ विनर, और जो चाहते हैं उतनी सीटें उनकी मिलेंगी उनको, क्योंकि ही हैज डन अ वंडरफुल जॉब फॉर भारत। बिल्कुल, और हम उम्मीद करते हैं कि जब भी उनकी गवर्नमेंट आएगी उसके बाद पाकिस्तान के साथ भी कुछ टर्म्स बेहतर होंगे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों वीडियो होगी खत्म, बाकी बातों पर तो मैं बाद में होगा। जो तारिक साहब ने बात की ना कि इंग्लैंड की किसी यूनिवर्सिटी ने कुछ पर एक शाया की बाबर पर कि वो जब अफ्तार करते थे तो वो शराब पीते थे। रोजा रख के अफ्तारी, रोजा रख अफ्तारी रोजे के बाद ही होती है ना सारी, फिर अफ्तारी यार इल्जाम लगाना भी मैं कहता हूँ कि इनके बाद बस मैं हैरान हो गया। या तो वो रोजा नहीं रखेगा, रखा हुआ उसने होगा, तो या फिर वो शराब नहीं पिएगा। इसकी रीजन भी है, ये दोनों चीजों में से एक चीज उसने लाजमी असलम भाई, शराब तो मुसलमान बहुत पीते हैं, हालांकि हराम है, पीते हैं, बिल्कुल पीते हैं। तो अफ्तारी के बाद पी ली तो या रात को पी ली, बात तो एक ही है ना। नहीं, अफ्तारी में और बाद में बड़ा फर्क है।
और यार एक कुछ मिनट आपको पता होना चाहिए कि मतलब कि जो लोग जो है ना रमजान पहले शराब पीते ना वो रमजान में कहीं कम कर देते हैं पीना, पीते फिर भी हैं। नहीं ऐसे केसेस हैं जो भाई बिल्कुल नहीं, छोड़ देते लेकिन हैं। ये मुझे समझ कोई नहीं भी आती कि नहीं एक छोड़ता। बंदा रोजा रखता और फिर वो शराब अफ्तारी पीता। किसके साथ करता है? शराब आपको पता है कि जब अफ्तार किया जाता है तो बंदा मैं जब तो- पानी ज्यादा पी, जो पानी नॉर्मल है तो बंदे की तबीयत खराब होना शुरू हो हाँ जाती है। ये तो वो हो तो है सकता है शराब। भाई, ये हो सकता है कि अफ्तारी उसने कर ली और उसके बाद 2-4 घंटे के बाद उसने शराब नहीं पी मैं ली। नहीं मानता कि यार रमजान बात ऐसे भी हो सकता है। रोजा- मुसलमान शराब पीते हैं कि नहीं पीता है, बिल्कुल पीते पीते हैं, हैं पीते हैं, रमजान में भी पीते हैं, हाँ पीते हैं। तोन के रख देना, पीते नहीं हैं, हट्टे चौक के रख देना। नहीं नहीं इस तरह ना करे पहले सच ये है। काफी जो है ना और जाने दे तुम किधर सोए हुए हो, इधर हमारे एरिया के अंदर जो लोग पीते हैं ना, मैं नाम नहीं हमारे लेते, गाँव में भी है। नहीं असलम भाई ठीक है, वो भाई डेली रमजान भी चल रहा है फिर भी डेली पैक लगाते हैं। भाई तुम लेकिन कहते हो एक कि नहीं मिनट, पीते। यार ये हम वो रोजा नहीं इस रखते। बात को छोड़ो, जिस दिन हम गए हैं वो भाई, खातून तुम के ये बात पास सुनो। उस वक्त बंदे ने पी हुई थी कि पी नहीं? हुई थी, रमजान ही था। मैं उल्टियां तो कर बता रहा रहा था। हूँ कि मेरी बात सुनो, फिर उसने रोजा नहीं रखा, यहाँ पे शर्त है उसने ये रखी हुई है कि वो अफ्तारी करता था। यार गिरफ्तारी से क्या हो जाता यार है? मैं कहता हूँ कि ये नहीं भाई रोजा रख कर इस तरह नहीं हो क्या यार, तुम भी रोजे के आदमी बाद की 2-4 तरह पीछे घंटे चल तुम पड़े भी हो। चलो की तरह बात कर रहे हो कि पाकिस्तान मुसलमान शराब पीते हैं, चाहे वो रोजा रखने के बाद इफ्तार करने के बाद पिए या रोजा ना रखे और शराब पिए। फिर रोजे का फायदा तो क्या? रोजे के दौरान तो नहीं पीते, तुम तो जेल वाली बात कर रहे हो। रोजे के दौरान या तुम कहो कि रोजा था, रोजा तोड़ कर उन्होंने शराब पी, चलो ये एक अजीब बात है। रोजा इफ्तारी के बाद इफ्तारी कर ली फ्रूट से, साहब बाद में शराब पी ली होगी, चल अब फिर फायदा क्या यार? तो रोजा खत्म हो गया ना। मतलब क्या है? रोजे के दौरान पी है, रोजे तुम भी का जेल मतलब वाली क्या बात कर रहे हो, तुम्हारी अकल में नहीं आ रही, तुम जेल वाली बात कर रहे हो। यार, रोजे के रोजे दौरान का पी मतलब है सब्र है के यार, अंदर रोजे के रखना। दौरान पी है, मुझे ये बता, रोजे के दौरान पी है, तुम मानते हो? रोजे के दौरान पी है। तुम मैंने सिर्फ मानते इतनी हो? बात की, रोजे के दौरान पी है उसने। पता नहीं जो वैसे स्टेटमेंट जो कुछ तारड़ साहब बोल रहा ने है, दिया। गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। नहीं, तारड़ सारा साहब ने कुछ अगर है। कह दिया तो कौन सी हदीस उसने सुना दी है? तारड़ साहब का इसका तो क्या काम ये है, नहीं है कि कभी ये इमरान कौन सा खान साहब फितना? पर ब्लेम करता है, कभी मुफ्ती किसी पर। आया आज की रिडार में अगर बाबर आ अच्छा गया, रेप तो बड़ी बात नहीं, है। मौलवी रेप नहीं करते, तकाव में वो बता रहे थे, तकाव में बैठे बच्चे के साथ रेप किया कर, था। वो जी कर- काम में बैठे बच्चे का किया? मतलब जो नहीं यार। मदरसे में पढ़ते हैं मदरसे में उसने बोला है कि किया है। करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। कर ये ले, भी अब कहते हो, ये भी झूठ है। करते हैं। और तुम्हारे अंदर जो हवस और वहशियानापन है ना, वो कूट कूट कर भरा हुआ है तुम्हारे अंदर, ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर है या सब के अंदर, मैक्सिमम मुसलमानों के अंदर, पता नहीं क्या वो अंडर से मैं बताता हूँ, एक मिनट, मैं मुसलमानों को पता है जो नईम और अपना जो हर मर्तबा नईम आता है ना, पूरी दुनिया में मुसलमान ने ये कर दिया, मुसलमान ने, मैं तुम्हें बताता हूँ हमारे इस्लाम के रूल्स हैं, तो आपको पता है कि मतलब कि वो जो करेंगे वो गलत होगा, उसमें मतलब कि ज़िना का उसको नाम दिया जाता है। लेकिन दूसरे मज़हब में इस पर पाबंदी नहीं है, खुलेआम कर सकते हैं, उसमें इतनी ये आम सी बात है। आप यूरोप कंट्री में चले जाएं, आपको पता है कि पूरे यूरोप में मतलब कि कोई वहाँ पर ये इशू ही नहीं है। अगर मुसलमान करे तो वो उसका नहीं कहते हैं कि ये पूरी दुनिया में इन्होंने फसाद बर्पा किया हुआ है, इस वजह से मुसलमानों का नाम जो है ना वो ज़्यादा बदनाम है। फिर बात आई अपना पाकिस्तान के अंदर टारगेट किल करवाना, तारड़ साहब जो बहुत बातें बताई उन्होंने, उनके मुताबिक तो ऐसे है कि इंडिया इसमें इन्वॉल्व है। तारड़ साहब ने क्या 2 सबूत दिए, 2 लोगों के नाम दिए हैं कि फलाने ने राजेश ने क्या नाम लिया, हायर किया, फलाने नाम का बंदा, एक अब्दुल्ला को एक मरतबा हायर किया, एक मरतबा को मेरे का कत्ल करवाया। हाँ, तो तारड़ साहब कह रहे हैं भाई ये हमने कोई ब्लेम नहीं लगाया, हमने कहते सबूत नाम लेकर लिंक भी बता दिए कहाँ से बंदे ने किसको हायर किया था। फिर वो जो जस्टिन ट्रूडो वाली बात है, वो उस पर भी बात की कि जस्टिन ट्रूडो या अमेरिका भी ब्लेम करता है इंडिया को, कि वो उनके जो इंडिया के खिलाफ लोग हैं, जिसमें ख़ास पर वो थे क्या वो मारे गए जो यार उनके सिख जो मारा गया है निजर को जो मरवाया वो भी इंडिया ने मरवाया, तो इंडिया ने मरवाया और उसके लेकिन इंडिया वाले नहीं ना मानते। तो अच्छा फर्ज उसकी कर, दुश्मनी किसके साथ थी? अच्छा मुझे भी बता। ये मैं बताता किसके हूँ। मुझे खिलाफ कल मुद्दा हमने एक वीडियो पहले की, कमेंट्स उसमें थे कि भाई अगर फर्ज, हाँ आलोक साहब की वीडियो, अगर हमने मरवाया भी है तो आपने जो उखाड़ना उखाड़ लो, वो पाकिस्तान के अंदर बशिंदे हो जो हमारे लिए गलत करेंगे हमारे मुल्क में, तो हम उनको टारगेट करवाएं या जैसे भी मरवाएं, मरवा दिया,
आपने जो करना है कर लो, फिर तुम जो करना तुमने भी कर लो। भाई हमने क्या करना है, जो बात उन्होंने अगर गलत किया है, उन्होंने मरवाया है तो ठीक है। गलत फिर कैसे करवाया, वो उनके अंदर नहीं करवाते थे वो दूसरा। तो ये जो बातें कर रहे हैं ना राज अपना दूसरा ताड़ साहब कि मतलब कि इंडिया की इन्वॉल्वमेंट, उन्होंने कहा कि मैं ब्लेम नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि डी ने अच्छा किया या बुरा किया, लेकिन ताड़ साहब गौर से जाकर वीडियो सुनिएगा, वो कह रहे हैं कि इसमें ये चीज़ें देखने को आई हैं। यार ये नहीं है तो गलत नहीं किया इसको, ब्लेम कर रहे हैं, ये हकीकत नहीं है भाई। जिस हिसाब से जिस सिनेरियो से देखा जाए ना, अगर निजर इंडिया के खिलाफ बोलता था तो वो मारा गया, तो सिर्फ वो बोलता नहीं, जाहिर सी करता भी था, धमकियां भी लगाता था, जो भी करता था, लेकिन वो इंडिया के खिलाफ ही बोलता था ना, वो मारा गया। उसके बाद पाकिस्तान में काफी लोग जो हैं जो बिल्कुल इंडिया के खिलाफ थे वो भी मारे गए। वैसे मेरी बात सुनो भाई इस्लाम, जो भी है गलत, लेकिन ना इस पे इंडिया की बहुत बड़ी अचीवमेंट है भाई। उसने मतलब कि हाँ मैं इसको मानता हूँ कि ये भी कोई थोड़ी बहुत बात नहीं कि उसने देखें कि अपना जो ये बात तो है, उसने कंप्लीट किया, लेकिन कोई सबूत भी नहीं छोड़े। जो धमकियां देते हैं या जो इंडिया के खिलाफ बोलते हैं उनको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ठोका जा रहा है, और दूसरी तरफ जो पाकिस्तानी इदारों को ठोक रहे हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। मतलब बात यह है कि इंडिया वेला भी नहीं बचाया जा रहा, सांप भी मार रहा है, लाठी भी बचा रहा है। बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात है, कोई क्ल्यू भी नहीं छोड़ रहा, और मारे भी जा रहे हैं। उनके भी जो मुखालिफ हैं, जो उनके मुल्क के अंदर अफरा तफरी पैदा करते हैं या उनके मुल्क के अंदर जो टेरर फैलाते हैं, वो मारे भी जा रहे हैं, क्ल्यू भी नहीं है। दुश्मन तरीका इसे कहते हैं डिप्लोमेसी, इसे कहते हैं स्ट्रेटजी, इसे कहते हैं पॉलिसी, इसे कहते हैं दिमाग के साथ खेलना। भाई अगर दुश्मन हो और अच्छा दुश्मन हो तो उसकी भी तारीफ करनी चाहिए। शुक्र है आपके भी मुंह से तारीफ होती है। चलिए जी, शानदार वीडियो, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।